स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद। और आज का जो हमारा बच्चे टॉपिक है सीबीएसई क्लास 12th वालों के लिए बुक फर्स्ट से सत्ता के वैकल्पिक केंद्र अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, जो वर्ल्ड पॉलिटिकल से लिया गया है बच्चों चैप्टर आपका। और इसे डेफिनेटली आपका 6 मार्क्स का बोर्ड में क्वेश्चंस डेफिनेटली आता ही आता है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें बच्चों, ठीक है ना। ये आपकी श्रद्धा है, यदि पसंद आए तो ज़रूर कीजिएगा लाइक शेयर, ठीक है। अब इसमें हम जो आपको डिस्कशंस करेंगे वो आपको बता दें। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे तो 1990 के बाद, आफ्टर 1990 के बाद क्या हुआ, दो ध्रुवीयता का अंत हो गया और उसमें पूरी एक वर्ल्ड में एक पूरी पावरफुल जो पावर्स बची वो उसका नेम क्या था, अमेरिका। अब जितनी भी जो उसके पास पॉलिटिकल्स एंड इकोनॉमिक जो पावर्स थी वो उसी के कंट्रोल में आ गई। देन इसके बाद भी एक पावर्स थी, दो शक्तियाँ थी, यूरोप और एक आसियान, जो आगे बढ़ने के लिए और अपनी जो सॉल्यूशंस ढूंढ रहे थे, जो सिचुएशंस जो ये क्रिटिकल कंडीशन से गुजरे थे उनको सॉर्ट आउट करने के लिए ये क्या कर रहे थे, एक तरीके से प्रयास कर रहे थे। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में जानेंगे बच्चों, यूरोपीय संघ के बारे में, यूरोपियन यूनियन एंड, और हम उसके बारे में भी जानेंगे आसियान के बारे में, दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन के बारे में भी। और एक चीज़ और जानेंगे हम इसमें भारत और चीन का रिलेशंस के बारे में और चीन की पुनर्स्थापना किस तरीके से उसके बारे में। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ेंगे, हम यूरोपीय संघ के बारे में। तो यूरोपीय यूनियन जो है आपका बच्चों, तो यूरोपीय यूनियन जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिसके आधार पर यूरोपीय देश को संबंध बने थे। मतलब जो यूरोपीय यूनियन था पूर्ण रूप से 1945 में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में वो पूर्ण रूप से क्या हो गया, उसका रेनिट जो इसकी होती है पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना, अर्थव्यवस्था जीडीपी इसको जिसको हम कहते हैं। तो 1945 में यूरोपीय देशों ने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी की मार झेलनी जो उनको पड़ी और उन मान्यता और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते ही देख लिया और यूरोप बहुत ही खड़ा हुआ था। और उन्होंने क्या किया, इसका खमियाजा भुगतने के लिए शीत युद्ध में उसको मदद भी मिली। और वो मदद किसने की थी बच्चों, वो जो मदद की थी उनकी यूरोपीय संघ की, वो की थी अमेरिका ने। और अमेरिका ने क्या किया बच्चों, यूरोप की अर्थव्यवस्था की पुनर्गठन के लिए उन्होंने क्या किया, मदद की। उसको क्या कहा गया, मार्शल प्लान। क्या नेम दिया गया उसको, मार्शल प्लान के नाम से, मार्शल योजना के नाम से हिंदी में। तो इस तरीके से क्या हुआ, यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से उभर कर आने लग गई। तो जिसके कारण क्या हुआ, 1948 में उन्होंने क्या किया, यूरोपीय संघ सहयोग की जो है स्थापना हुआ, ठीक है। आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई जिसके ज़रिए यूरोपीय संघ और ज़्यादा मजबूत होता चला गया। और दूसरी बात बच्चों, इसमें जब 48 में जब यूरोपीय संघ आर्थिक संघ की स्थापना हुई, उसके बाद ही एक वर्ष बाद 1949 में क्या हुआ, यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग ये भी गठन हुआ। देन उसके बाद बच्चों क्या हुआ, 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ और ये धीरे धीरे मजबूत होती चली गई। और इन्होंने क्या किया, वो एक दौर था जब 1945 में ये क्या करती थी, ये कुछ कंट्रीज़ हैं उसकी जो पुराने यूरोपीय सदस्य रहे हैं, ठीक है। और न्यू कंट्रीज़ जो है आपकी ये है, ठीक है। और बाकी ये सारे ओल्ड हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इसमें। अब यूरोपीय संघ की आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, संवैधानिक 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी, वर्ल्ड की 2005 में वर्ल्ड की सेकंड नंबर पे जीडीपी इनकी सबसे ज़्यादा थी और अमेरिका से भी इनका 12,000 अरब डॉलर हो गए थे। और ये कहा जाता है इनकी जो मुद्रा थी यूरो, अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई थी। मतलब कि जो अमेरिकी डॉलर था, यूरो की जो वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण इसके कारण ऐसा लगता था कि खतरा पैदा हो गया अमेरिका के लिए। ऐसी स्थिति में क्या किया, यूरोप ने अपने संघ में उसके जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कंट्री है, पावरफुल, जो आपकी वीटो पावर भी है उसके पास, ठीक है ना। तो हमारी दो कंट्री है, उसका नाम है ब्रिटेन और एक है हमारा फ्रांस, जो सुरक्षा परिषद के सदस्य भी हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं
ये तो हमने जान लिया यूरोप की जो कंडीशंस थी 1945 के बाद, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसको किस तरीके से मार्शल प्लान के ज़रिए उसको सपोर्ट दिया गया ताकि उसकी जीडीपी को अच्छा किया जा सके। तो ऐसे उन्होंने कुछ स्टेप किए जिसकी वजह से उन्होंने अपना गठन किया इकोनॉमिक का, और उन्होंने सुरक्षा परिषद का गठन किया इन सभी के ज़रिए। और ये यूरोप का बच्चों ये फ्लैग है यूरोपीय संघ का, किस तरीके से यूरोप धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में आगे बढ़ता हुआ आगे आता जाता है, क्योंकि वो लगातार प्रयास करने लग गया था। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, उस तरीके से यूरोप में भी क्या था। अब आसियान, साउथ ईस्ट एशिया नेशन, ये था आपका दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। अब क्या हो इसमें, इसका जो गठन है बच्चों 1967 में हुआ, और इसमें कुल 5 देश थे। बैंकॉक, इसको बैंकॉक समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 5 देश कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सारे इसमें थे। और आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों? इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास को, मतलब इकोनॉमिक डेवलप को बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ाना, और जिसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी हासिल करना था। मतलब वो चाहते थे कि विकास को तेज़ी से करना, और तथा जितने भी जो हम उनके बीच जो आपसी मतभेद हैं उसको भी समाप्त करना चाहते थे। जाहिर सी बात है कि बच्चों जब भी हम किसी से हमें काम होता है तो हम उसके साथ लड़ाई नहीं करते, बल्कि हम उसके साथ क्या करते हैं, आपसीदारी, दोस्ती, फ्रेंडशिप निभाते हैं। जब भी हमारी क्लास में भी क्या होता है, हमारा जो फ्रेंडशिप होता है उससे भी कॉपी लेनी होती है, फेयर कॉपी, तो हमें उसको अपना दोस्त बनाना होता है, उसके साथ हमें अपने रिलेशंस अच्छे करने होते हैं। तो वो उसी के बिहाफ पे क्या करता है, हमें अपनी कॉपी देता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी है। अब आसियान का विज़न था, आसियान में कुछ थे। आसियान दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देश के समूह में आसियान ने क्या किया, आर्थिक और सामाजिक दायरे को ज़्यादा व्यापक बनाया, मतलब कि और ज़्यादा उसको स्ट्रांग किया। और 2003 में आसियान ने सुरक्षा समुदाय आसियान का जो था उसने एक विज़न रखा 2020। उनका विज़न क्या था? उस विज़न में ये यह चाहते थे, 2020 इनका विज़न था, और वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बच्चों। ये 2020 विज़न्स जो है आपका आसियान का 2020 विज़न्स, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी भूमिका हो, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे उसकी बहुत ज़्यादा पकड़ हो, और वो जो कि उन्होंने किया भी। 1999 में क्या हुआ, नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित हुई, और आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खास तौर पर भारत और चीन जैसे देशों में विकसित होने लग गई, और जिसके कारण क्या हुआ, इंडिया और चाइना का रिलेशंस भी धीरे धीरे सही होने लग गए। अब आता है चीन की अर्थव्यवस्था। चीन की जो जीडीपी है वो किस तरीके से उभर कर आई, उसके बारे में हम जानते हैं बच्चों। तो ये ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये हमसे ज़रूर पूछता है। तो जो बच्चों पहले जो चीन की जो अर्थव्यवस्था थी उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण था, और उन्होंने क्या किए, कुछ फैसले, कुछ अच्छा स्टेप्स लिया और कुछ डिसीजंस लिए, जिसकी वजह से उसकी पुनर्स्थापना अर्थव्यवस्था में होती है। ठीक है, तो आर्थिक सफलता को एक महाशक्तिशाली के रूप में उभरने के साथ जोड़कर देखा गया। तो आर्थिक पूंजीवादी में उन्होंने क्या किया, रिश्ते तोड़ लिए थे। अब जिसके कारण क्या हुआ बच्चों, वहाँ पर सोवियत मदद और सलाह भी मिलती थी उनको, और सरकारी नियंत्रण में बड़े बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था। ठीक है, मतलब कि बड़े बड़े उद्योग को खड़े करने से रोका जाता था। विदेशी बाज़ारों में तकनीकी सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा में कमी थी, तो कमी थी मुद्रा की, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ा। लेकिन चीन ने क्या किया, औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए संसाधनों का इस्तेमाल, मतलब रिसोर्सेज का यूजेस करना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने रोज़गार, सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने दायरे में लाया गया, और नागरिकों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने क्या किया, स्कूल्स ओपन करवाए, और तकरीबन आपका 5 से 6% जो जनसंख्या थी, वार्षिक वृद्धि दर बढ़ने के साथ साथ उनका क्या हो गया, बढ़ने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, काफ़ी कुछ ऐसे मदद की। और उन्होंने जो चाइना थी अपनी जो जीडीपी को किस तरीके से बढ़ाया, 1970 में दशक में कुछ उन्होंने डिसीजंस लिए कड़े,
और 1972 में उन्होंने अमेरिका के साथ क्या किया, रिलेशंस तैयार कर लिया। और अमेरिका आप जानते हो वर्ल्ड में सबसे बड़ी पावरफुल कंट्री बच गई थी 1990 के बाद। और 1973 में चाओ एन लाई वहाँ के थे, उन्होंने कृषि, बिजनेस, मिलिट्री और आपका साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या किया, ज़्यादा जोर दिया। और 1978 में उन्होंने क्या किया, एक नीति चलाई जिसका नाम क्या था, FTA। जिसका नाम क्या था बच्चों, FTA, मतलब फ्री ट्रेड एरिया, मुक्त व्यापार द्वार की नीति। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, इसके जो सामान थे अन्य देशों में जाने लग गए। ठीक है ना। आगे चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने पर बजाय उन्होंने अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध रखा, मतलब कि उन्होंने शॉक थेरेपी को ना देखते उन्होंने किसको देखा, GDP को। और 1982 में उन्होंने क्या किया, जो जितने भी जो एग्रीकल्चर था उसका प्राइवेटेशन कर दिया। और 1999 में जितने भी उद्योग थे उसका भी प्राइवेटेशन कर दिया, जितने भी बिजनेस थे, जितने भी व्यापार था, सभी का क्या किया, प्राइवेटेशन कर दिया। तो इस तरीके से चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो और ज़्यादा उभर कर आती है। और नई आर्थिक नीति के कारण चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी हो जाती है, जड़ता से उभरने में मदद मिलती है। कृषि के निजीकरण के कारण क्या हुआ, कृषि उत्पादकों ग्रामीण आय उल्लेखनीय में बढ़ोतरी हुई। मतलब कि क्या हुआ, जो आपका अर्बन एरिया था उसमें ज़्यादा इनकम्स आने लग गई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिणाम भी बढ़ा, मतलब कि जो सेविंग्स होती है वो ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गई। तो इस तरीके से उनकी GDP बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। अब आते हैं बच्चों, हम आगे बात करेंगे इसी के बारे में। ये जान लिया हमने चाइना के बारे में। उन्होंने, चाइना ने एक चीज़ और चलाया जिसके ज़रिए उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पहुंच गई। उसका नाम था SEZ, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों, निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चीन ने पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। मतलब कि वो ऐसा डेवलप्ड हुआ कि वो पूरे वर्ल्ड में उसका नाम लिया जाने लग गया, मतलब कि लोहा उसकी तूती बोले जाने लग गई। और एक उन्होंने सबसे बड़ा जो स्टेप हासिल किया 2001 में, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड में वो शामिल हुआ, वर्ल्ड ट्रेड में वो शामिल हुए और उनकी वाहवाही हुई। एक पिक्चर्स है, ये आता है हमारा, पूछता भी हैं। ठीक है ना। अब ये देख रहे हो आप, चाइना की साइकिल है और यहाँ पे डॉलर है। ठीक है, ये डॉलर हो गया आपका, और ये आपका इसमें दे रखा है हमारा पिक्चर्स है। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा विश्व में पूरे वर्ल्ड में किसकी साइकिल बिकती है, चाइनीज़ की। अब आते हैं हम भारत के संबंध के बारे में बात करते हैं। भारत और चीन के संबंध है शुरुआती दौर से ही खटास वाले रहे हैं, और क्योंकि इनके बीच में हमारे में 1962 में क्या हुआ था, युद्ध हो गया था। ये चीज़ याद रखिएगा, आपसे पूछेगा भी। सिविल वॉर हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में 1962, तिब्बत को लेकर। ठीक है, इनके बीच एक पंचशील समझौता भी हुआ था बच्चों 1954 में, वो भी याद रखिएगा आप सभी। तो इसके बीच क्या हुआ, इन्होंने जब हमारा 1962 में जो वर्ल्ड सिविल वॉर हुआ चाइना के बीच में, तो भारत के लाखों सैनिक मारे गए, जिसके कारण भारत और चीन का जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा ही दिक्कतों वाले रहे। और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जैसे ही क्या हुआ, तो उसी के समय राजीव गांधी ने क्या किया, चीन का दौरा किया और रिलेशंस को और अच्छे करने के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने एक मांग की, और उन्होंने क्या किया, ये काम निर्णय भी लिया। और इसी की वजह से बच्चों आज मैं आपको बता दूं, अधिकतर जो चाइना प्रोडक्ट है हमारे भारत में आता रहा है। 1999 में कम से कम व्यापार के बीच में 30% से ज़्यादा सालाना दर से बढ़ा, व्यापार बढ़ा और ज़्यादा धीरे धीरे ये व्यापार कितना बढ़ गया आपका, 33 करोड़ था और फिर 30 लाख था। धीरे धीरे ये 2006 में कितना हो गया बच्चों, धीरे धीरे ये बढ़कर और ज़्यादा बड़ा होता चला गया, और 2006 में बढ़कर ये 18,000 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। तो ये था बच्चों आज हमने जाना इस चैप्टर के बारे में, चीन की अर्थव्यवस्था पुनर्स्थापना के बारे में, और यूरोपीय संघ के विषय में, और आसियान क्या है, और भारत और पाक के रिलेशंस के बारे में। यदि आप सभी को कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, व्हाट्सअप करें और सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें बच्चों। इसी तरीके से आपको और भी वीडियो मिलती रहेगी और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। आप घर पे रहें और फ्री क्लासेस का आनंद लें।
यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आप इसी तरीके से 2021 में बेस्ट स्कोर अचीव करें अपने एग्ज़ाम्स में। तो जब तक के लिए ये वीडियो देखते रहें। थैंक यू सो मच।